गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कोरोना भी फिर से वापसी कर रहा है, तो आप लोग सभी अपने घर पर ही रहें। कृपया मास्क वगैरह का प्रयोग करते रहें। चलिए आज का सेशन करंट अफेयर्स का देश दुनिया की चर्चा करते हुए चलते हैं आगे। तो किसी ने कहा है कि मंजिल पर पहुंचकर लिखूंगा मैं इन रास्तों का जिक्र। मंजिल पर पहुंचकर लिखूंगा मैं इन रास्तों का जिक्र, अभी तो बस आगे बढ़ने से ही फुर्सत नहीं। तो इनसे मिलिए राधे कृष्ण जी से और चलते हैं फिर इनका आशीर्वाद लेके आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, हाल ही में तिलारी संरक्षण रिजर्व में किंग कोबरा को देखा गया। यह किस राज्य में स्थित है? तिलारी संरक्षण रिजर्व दोस्तों तिलारी संरक्षण रिजर्व है किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों है महाराष्ट्र में। तिलारी संरक्षण रिजर्व महाराष्ट्र में है। इसमें अभी हाल ही में किंग कोबरा को देखा गया है। किंग कोबरा दोस्तों बहुत ही दुर्लभ प्रजाति में अब हो गया है, संकटापन हो गए हैं, सब विलुप्त कगार पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, एक मिनट इससे पहले हम देख लेते हैं तिलारी संरक्षण रिजर्व महाराष्ट्र में है, तो इसके बारे में और महाराष्ट्र के और भी जो संरक्षण रिजर्व है उसके बारे में। तो तिलारी वन संरक्षण रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये दोस्तों अभी सातवां अभी हाल ही में बना है महाराष्ट्र का। और इसमें और कौन कौन है? कोयना वन्यजीव अभयारण्य है, भीमाशंकर है, और तडोबा है, कलसुबाई है। तो जो दोस्तों भीमाशंकर है वो भारतीय गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय गिलहरी के लिए, गिलहरी का घर कहा जाता है। ये लगभग 3 फुट लंबी होती है दोस्तों। तडोबा अंधारी ये बंगाल टाइगर रिजर्व के लिए, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अंधारी में, अंधारी नदी पर है ये भीमा नदी पर है भीमाशंकर। ये कोयना नदी पर है, कोयना। कलसुबाई वन्यजीव अभयारण्य, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। ये टॉपिक है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बहुत बार पूछा गया है। कब लागू हुआ था? 1972 में लागू हुआ था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। दोस्तों कौन से में? ये इसका संशोधन किया गया 2002 में। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का है, जो दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभयारण्य है। और भारत के प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? तो ये बंगलुरु के बन्नगट्टा में है दोस्तों, कर्नाटक के बंगलुरु के बन्नगट्टा में। भारत में दोस्तों कुल राष्ट्रीय उद्यान 103 और वन्यजीव अभयारण्य 514 हैं, लेकिन जो संरक्षण रिजर्व हैं वो 43 हैं, 43 संरक्षण रिजर्व हैं दोस्तों। बायोस्फीयर रिजर्व 18 हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और हॉटस्पॉट कितने हैं भारत में? भारत में हॉटस्पॉट 4 हॉटस्पॉट है दोस्तों। और गिनती में 4 हैं, लेकिन मुख्यतः ये 3 ही होते हैं। एक पश्चिमी घाट है, दूसरा पूर्वोत्तर हिमालय, पूर्वी हिमालय जिसे बोलते हैं, तीसरा हमारा अंडमान निकोबार वाला है। और इसी में 2 पार्ट में कर दिया गया दोस्तों, एक म्यांमार की सीमा को बना दिया गया और तीसरा ये, तो अंडमान निकोबार वाला, ये 3 ही हैं कुल मिला के हॉटस्पॉट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे पुराना आभूषण खोजा गया है? दुनिया का सबसे पुराना आभूषण पाया गया है दोस्तों। कहाँ पाया गया ये जर्मनी में पाया गया है दोस्तों। दुनिया का सबसे पुराना आभूषण जर्मनी में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को भारतीय रेलवे के मानचित्र में शामिल किया गया है?
भारतीय रेलवे के मानचित्र में शामिल किया गया है दोस्तों। किसे किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों मणिपुर को। अभी असम से पूर्वोत्तर भारत में अभी सिर्फ असम से गुवाहाटी तक रेल यात्रा थी, लेकिन अब इसे बढ़ा करके मणिपुर तक ले जाया गया है। तो ये कहाँ से? असम के सिलचर से मणिपुर के बेंगाई चुनपाओ शहर तक जोड़ा गया, स्टेशन तक जोड़ा गया। ये 11 किलोमीटर की दूरी और बढ़ा दी गई है दोस्तों। 11 किलोमीटर दूर है असम के सिलचर से बेंगाई चुनपुन मणिपुर में। तो दोस्तों मणिपुर का नाम आया तो मणिपुर में बहुत ही प्रसिद्ध झील है लोकटक। मणिपुर इसमें फुमारी कहते हैं, जो घर वगैरह तैरते हुए झोपड़ी बना ली है आदिवासियों ने, उन्हें फुमारी कहते हैं। इसमें क्या है? ये विश्व प्रसिद्ध है, ये तैरते हुए द्वीपों के लिए दोस्तों, तैरते हुए द्वीपों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसमें कैमुल लामजाओ इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है वहाँ पे इस मणिपुर लोकटक झील में, वो कैमल लामजाओ है। और उसी के नाम पर रखा गया है कैमल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। इसका अंतिम घर बचा है दोस्तों, ये भी विलुप्त है, बिल्कुल कगार पे हैं। तो इसका अंतिम घर कहाँ बचा है दोस्तों? कैमल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में बचा है, लोकटक झील में, संगाई हिरण का अंतिम घर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसे टोक्यो ओलंपिक के लिए जूरी के रूप में चुना गया है? टोक्यो ओलंपिक में जूरी, जो निर्णय देने वाली एक टीम होती है, उसके लिए चुना गया है दोस्तों जूरी के रूप में। किसे चुना गया है? ये चुना गया पवन सिंह को, पवन सिंह को चुना गया है दोस्तों। बाकी ये आप लोग जानते होंगे सुनील कुमार को, तो हमारे माने जाने एथलेटिक्स हैं, रेसलर रहे हैं ये काफ़ी अच्छे वाले। और MP जबीर, ये दोस्तों भारत के पहले टोक्यो ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं MP जबीर दोस्तों। उदयन माने दूसरे गोल्फर हैं भारत के, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले सेकंड नंबर के गोल्फर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 का कप्पा वेरिएंट पाया गया है दोस्तों? कप्पा वेरिएंट पाया गया है, कहाँ पे पाया गया? ये उत्तर प्रदेश में पाया गया है कप्पा वेरिएंट। इसके 2 वेरिएंट होते हैं, एक डेल्टा होता है, कप्पा होता है, इसके नाम रखे गए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में पाया गया है दोस्तों कप्पा वेरिएंट। और उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश भारत का पहला सबसे अधिक सिंगल डोज लगाने वाला राज्य बन गया है। कोविड-19 के सबसे अधिक पहले सिंगल डोज लगाने वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। तो कप्पा वेरिएंट के बारे में जानते हैं थोड़ा। कप्पा वेरिएंट क्या होता है? WHO ने कोरोना वायरस के स्ट्रेन का नाम क्या रखा है दोस्तों? एक ग्रीक भाषा के नाम पर गया, ग्रीक अल्फ़ाबेटिक लेवल पर रखा गया स्ट्रेन का नाम है कोरोना वायरस का, ग्रीक भाषा के नाम पर रखा गया। भारत में कोरोना वायरस के वेरिएंट स्ट्रेन का नाम एक डेल्टा है, दूसरा कप्पा है दोस्तों। डेल्टा ज़्यादा खतरनाक होता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को B.1.617.2 स्ट्रेन कहा जाता है दोस्तों। इसकी तुलना में अन्य की तुलना में कितना 60% अधिक खतरनाक होता है दोस्तों, संक्रामक होता है। कौन सा? डेल्टा। ये ज़्यादा खतरनाक होता है कप्पा से। कप्पा वेरिएंट को ये B.1.617.1 कहा जाता है। इनके लक्षण क्या क्या होते हैं? तो लक्षण में खांसी, बुखार, दस्त वगैरह, और गले में खराश होना, सांस लेने में तकलीफ होना, और ये जो क्या नाम है स्वाद का चला जाना, ये सब इसके लक्षण होते हैं। सबसे अधिक खतरनाक वेरिएंट कौन कौन से हैं कोविड-19 के? तो 3 वेरिएंट हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? एक UK वेरिएंट है, अफ्रीका वेरिएंट है और ब्राज़ील वेरिएंट है। 3 वेरिएंट हैं, सबसे खतरनाक हैं। खतरनाक की श्रेणी में रखा गया है इन तीनों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 2021 का एयरलाइन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? एयरलाइन ऑफ द ईयर पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया है हाल ही में? तो ये दिया गया है कोरियन एयरलाइन को दोस्तों। ये साउथ कोरिया की है, कोरियन एयरलाइन, इसे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने आकाश मिसाइल
किस कंपनी ने आकाश मिसाइल के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो किस कंपनी ने किया है दोस्तों? ये किया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। आकाश मिसाइलों के निर्माण का जिम्मा किसने उठाया है निर्माण का दोस्तों? तो ये उठाया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने दोस्तों उठाया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। क्या है आकाश प्रक्षेपित आकाश मिसाइल, क्या होता है? ये दोस्तों भारत में स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रक्षेपास्त्र है। ये सतह से हवा में यानी जमीन से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है। ये लगभग 30 किलोमीटर दूरी तक दोस्तों मार करती है। और इसका डिजाइन निर्माता कौन कंपनी है जिसने डिजाइन निर्माण किया? इसका DRDO ने किया था। और इसे बना कौन रहा है? तो इसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड बना रहा है दोस्तों। ये भारतीय सेना में शामिल हो चुकी है 2009 से आर्मी में शामिल हुई। उसके बाद 2014 से एयरफोर्स में भी शामिल हो गई। तो दोनों सेनाओं में काम कर रही है ये, एयरफोर्स में और आर्मी में। इसकी रेंज 30 किलोमीटर है दोस्तों। 30 किलोमीटर की दूरी को तय करती है, मार सकती है। और 18,000 मीटर की ऊंचाई पर 18,000 मीटर ऊंचाई पर ये टारगेट को ध्वस्त कर देती है दोस्तों। इसमें जेट विमान है, क्रूज मिसाइल है और हवा से सतह पर मार करने वाली जो मिसाइल हैं उन्हें भी ध्वस्त करने में कामयाब है ये दोस्तों। अब बात करते हैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो इसकी स्थापना 1970 में हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों हैदराबाद में है। ये गृह मंत्रालय के अंडर ही काम करती है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो इसकी स्थापना 1940 में, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है दोस्तों। DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम है दोस्तों। ये भी रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। स्थापना 1958 में हुई थी और चेयरमैन सतीश रेड्डी जी चेयरमैन है इसके। इसका जो मोटो होता है DRDO को, वो क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम, वलस्य मूलम विज्ञानम। तो इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में 69 में दोस्तों हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना विक्रम भाई साराभाई ने की थी। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है दोस्तों। और इसके चीफ होते हैं, इसके किसके अंडर में रहता है ये विभाग? ये विभाग रहता है प्रधानमंत्री के अंडर में। और इसके चेयरमैन है के शिवान जी, चेयरमैन है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत ने कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के ये किया है दोस्तों, गाम्बिया के साथ समझौता किया है। गाम्बिया दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है। गाम्बिया सबसे छोटा देश है ये अफ्रीका का। इसकी राजधानी बांजुल, राजधानी दोस्तों गाम्बिया की बांजुल है। और मुद्रा है डालसी, गाम्बियन डालसी मुद्रा है इसकी। राष्ट्रपति हैं अदमा बैरो जी। तो इसके साथ अभी भारत सरकार का कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों का सहयोग के लिए समझौता किया गया है। और दो समझौते दोस्तों, मैरीटाइम इंडिया समिट जो हुई थी वो किसके साथ, कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी। और उसका पार्टनर देश डेनमार्क था दोस्तों। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये भी भारत और डेनमार्क के मध्य हुई थी। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोस्तों 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ पावर सैल्यूट की एक पहल शुरू की है? दोस्तों इसमें क्या कहा है किसने? इसमें एक्सिस बैंक ने शुरू की है। और इसमें आर्मी को कुछ रियायतें दी गई हैं। वो क्या क्या, उनका जो अकाउंट है वो पूरे भारत में एक्सिस बैंक की जितनी भी ब्रांचेस हैं उनमें वो उनके होम ब्रांच की तरह कार्य करेगा और सब चीज़ें हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं। एक्सिस बैंक का इंडियन आर्मी के साथ समझौता क्या है? इस समझौते के तहत एक्सिस बैंक इंडियन आर्मी को क्या देगा? डिफेंस सर्विस सैलरी का पैकेज ऑफर कर रही है दोस्तों। डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज ऑफर करेगी। इस पहल का नाम पावर ऑफ सैल्यूट रखा गया है।
एक्सिस बैंक के मुताबिक क्या कहा गया है कि सेना में काम करने वाले लोगों को पर्सनल एक्सीडेंट 56 लाख का दोस्तों, एजुकेशन का ग्रांट 8 लाख का, स्थायी विकलांगता या अस्थायी विकलांगता कुछ भी तो वो 46 लाख तक का है, और एयर एक्सीडेंट होता है अगर तो उसमें 1 करोड़ का कवर दिया गया है। इसके अलावा इनके परिवार वालों को भी अतिरिक्त डेबिट कार्ड वगैरह की सुविधा प्रदान की गई है एक्सिस बैंक के द्वारा। तो और इंडियन आर्मी के कर्मियों को देश भर के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की सुविधा मिलेगी दोस्तों। इन्हें यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाएगा आर्मी को, प्रत्येक सदस्य को। जिससे क्या होगा, जिससे एक्सिस बैंक की सभी ब्रांच में, देश की सभी ब्रांचों में, कोने कोने में एक्सिस बैंक की ब्रांच में वो होम ब्रांच ही होंगी, उनकी होम ब्रांच की तरह कार्य करेगी दोस्तों, समझे। तो इंडियन आर्मी के बारे में जान लेते हैं। ये हमारी आर्मी, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1895 में हुई थी दोस्तों, अंग्रेजों के समय में हुई थी। उसके बाद ये बदलते बदलते आगे भारत आज़ाद हुआ 1947 के बाद, तब से फिर ये चालू काम करने लगे अपने अंडर में। इसका मोटिव होता है दोस्तों सर्विस बिफोर सेल्फ, माने कि खुद से पहले सेवा देश की, तो सर्विस बिफोर सेल्फ। इसके 3 कलर होते हैं, गोल्ड, रेड और ब्लैक, 3 कलर होते हैं दोस्तों। तीनों में ये आर्मी लिखा गया है, गोल्ड, रेड और ब्लैक। आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को दोस्तों आर्मी डे मनाया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ कितनी है? अभी भारत में कितने आर्मी में सैनिक हैं? तो 12,37,117 एक्टिव हैं जो कार्य कर रहे हैं, और बाकी 9,60,000 इसे रिजर्व रखा गया है दोस्तों। कमांडर इन चीफ कौन होता है? तीनों सेनाओं का मुख्य होता है, हमारे राष्ट्रपति जी मुख्य होते हैं, रामनाथ कोविंद जी हैं। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि अभी जो CDS, भारत के प्रथम CDS, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि प्रथम CDS बिपिन रावत जी को बनाया गया, जनरल बिपिन रावत जी को। और आर्मी का चीफ कौन है अभी? तो चीफ ऑफ आर्मी है MM नरवणे जी, मनोज मुकुंद नरवणे जी चीफ ऑफ आर्मी है। तो दोस्तों एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये 1993 में हुई थी दोस्तों, और किस रूप में? UTI के रूप में हुई थी, भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI के रूप में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके चेयरमैन जी राकेश मखिया साहब हैं, राकेश मखिया साहब चेयरमैन है, और MD एंड CEO अमिताभ चौधरी जी को बनाया गया है एक्सिस बैंक का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ऑल इंडिया रेडियो वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है दोस्तों? ऑल इंडिया रेडियो रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है अमेरिका दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर रहा है अमेरिका फर्स्ट पर रहा है, फिजी सेकंड पर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया 3rd नंबर पर रहा है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया 3rd नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है? सभी जिलों में दोस्तों, सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो की है राजस्थान राज्य सरकार ने की है दोस्तों, राजस्थान ने ये पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित इस्लामिक सहयोग संगठन ISO जो है दोस्तों, ISO, इसका क्या कार्य होता है? ये इस्लामिक देशों की एक संगठन है जिसमें करीबन लगभग 57 देश शामिल हैं, जिसमें से 57 में से दोस्तों 56 तो UN के सदस्य हैं। तो अभी हाल ही में ये चर्चित है, क्योंकि भारत पाकिस्तान को लेकर के ये बीच में आए हैं। इन्होंने कहा है कि भाई हम मध्यस्थता करवाएंगे, तो भारत ने इनसे साफ मना कर दिया कि भाई तुम कौन होते हो, ये हमारा आपसी मैटर है, हमारा आपसी झगड़ा है, तो इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए चर्चा में थे, ये बीच में आने की कोशिश कर रहे थे। तो इनका जो मुख्यालय है ISO का, वो कहाँ है? जेद्दा में, सऊदी अरब के जेद्दा में
इनका मुख्यालय है दोस्तों। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के रूप में इनकी स्थापना हुई थी 1971 में जेद्दा में। सदस्य देश 57 सदस्य देश हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर इसका सम्मेलन किया जाता है दोस्तों। 3 वर्ष के अंतराल पर इसका सम्मेलन किया जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस पहले था, उसके बाद 28 जून 2011 से इसका नाम इस्लामिक संयुक्त संगठन पड़ा था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये कब पड़ा है? 2011 में, 28 जून 2011 को इसका वर्तमान नाम पड़ा है। इसका मुख्यालय जेद्दा में है। तो नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के डाक सर्कल ने इंडिया पोस्ट पेमेंट द्वारा व्यापार और राजस्व आय के मामले में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? डाक सर्कल ने इंडिया पोस्ट पेमेंट द्वारा और राजस्व आय के मामले में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों किसने किया है? ये बिहार सर्कल ने किया है। सबसे ज़्यादा डिजिटल बैंकिंग का किया गया अभी बिहार सर्कल में किया गया दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ लेटर ऑफ एक्सचेंज समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? लेटर ऑफ एक्सचेंज ये किया है भारत ने अपने पड़ोसी देश के साथ, नेपाल के साथ किया गया ये लेटर ऑफ एक्सचेंज समझौता। ये नेबरहुड फर्स्ट नीति जो थी हमारी, उसके तहत किया गया है दोस्तों। तो नेपाल की पोशाक के बारे में दिया है कि डोरा सुरवाल पुरुष पहनते हैं और गन्ने चोलो महिलाएं पहनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने कितने बैंकों पर नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया है? आरबीआई ने दोस्तों जुर्माना लगा दिया है। कितने बैंकों पर जुर्माना लगा दिया है? उनके नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने जुर्माना लगा दिया है। तो ये 14 बैंकों पर दोस्तों जुर्माना लगाया है आरबीआई ने। और ये 14 बैंक कौन कौन से हैं ये आपको दिखा देते हैं। तो 14 बैंकों पर दोस्तों आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना किस एक्ट के तहत लगाया जाता है? तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है। इसकी धारा 19(2) और 20(1) के तहत लगाया गया है, क्योंकि उनका उल्लंघन किया गया है। इन 2 धाराओं का उल्लंघन करने पर उल्लंघन क्या था कि ऐसे व्यक्तियों को ऋण देना या ब्याज देना था जो चोर थे। तो कौन कौन से बैंक है? बंधन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, क्रेडिट स्विस है, बैंक ऑफ इंडियन बैंक है, इनसाइड बैंक है, कर्नाटक बैंक है, करोड़ वैश्य बैंक है, पंजाब सिंध बैंक है, साउथ इंडियन बैंक है और SBI भी है और जम्मू एंड कश्मीर लिमिटेड बैंक है। तो इतना दिया गया। इसकी जो सीमा रखी गई है जुर्माने की, वो दोस्तों 50 लाख से 2 करोड़ तक 2 करोड़ तक रखा गया है। तो सबसे कम जुर्माना 50 लाख का SBI पर लगा है और सबसे अधिक बैंक ऑफ बड़ौदा पर लगा है 2 करोड़ का। बाकी और सभी बैंक पर लगभग 1 करोड़ का ही जुर्माना है। बस इन 2 बैंक पर अधिक है। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा पर 2 करोड़ का है सबसे अधिक और SBI पर सबसे कम है 50 लाख का। तो RBI ने लगाया है। तो RBI के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। RBI ये हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर बनाया गया था। इसकी पहल किसने की थी? इसकी पहल हमारे बाबा अम्बेडकर साहब ने की थी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, जो RBI एक्ट था 1934 उसके तहत। इसका मुख्यालय प्रारंभ में कोलकाता में था और फिर वहाँ से 1937 में मुंबई में बना दिया गया था। तब से अभी तक मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका राष्ट्रीयकरण जो नेशनलाइजेशन किया गया था वो किया गया था 1949 में। क्षेत्रीय कार्यालय, इसमें 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं दोस्तों पूरे भारत में। अन्य और ये अधिकतर जो हमारे राज्य हैं उनकी राजधानियों में अधिकतर। वर्तमान में गवर्नर जनरल हैं शक्तिकांत दास जी, इसके गवर्नर हैं।
और इसका जो गठन होता है वो कैसे होता है, तो आरबीआई में एक निर्देशक, केंद्रीय निदेशक बोर्ड होता है, उसके अंडर में ये कार्य करता है 4 वर्ष के लिए। 4 वर्ष के लिए होता है केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा आरबीआई के एक्ट के तहत। तो इसमें एक गवर्नर होगा पूर्णकालिक और 4 उप गवर्नर होते हैं। बाकी विभिन्न क्षेत्रों से 10 निदेशक सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं और 2 सरकारी अधिकारी भी होते हैं। उसमें 4 स्थायी बोर्डों में से प्रत्येक के 4 स्थायी बोर्डों के 4 सदस्य होते हैं, जिसको प्रत्येक से एक लिए जाता है उनमें से। तो ऐसे करके इसका गठन होता है आरबीआई का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अली अहमद किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं? अली अहमद जी चुनाव जीते हैं, किस देश के राष्ट्रपति का जीते हैं दोस्तों? जीते हैं इथोपिया का। इथोपिया का चुनाव जीते हैं अली अहमद जी। तो इथोपिया कहाँ पड़ती है दोस्तों? ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भी एक पार्ट है दोस्तों। तो ये अफ्रीका का सबसे अधिक सबसे अधिक जनसंख्या वाला स्थल देश है दोस्तों। यहाँ पड़ता है इथोपिया। राजधानी है अदिस अबाबा। और ये रहा सोमालिया, जिसकी राजधानी मोगादिशु। और यहाँ हो जाएगा डिजबुती। और ये एरिट्रिया। ये 4 देश हैं दोस्तों जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। ये नीचे केन्या आ जाता है, यहाँ केन्या है, ये सूडान है। तो ऐसे करके दोस्तों ये बनती है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनता है ऐसे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इधर ही ये तो इथोपिया के लिए अहमद जी बने हैं राष्ट्रपति के चुनाव जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन 2021 टेनिस महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब विंबलडन किसने जीता है दोस्तों? ये जीता है एशले बार्टी ने। बड़ी अच्छी प्लेयर हैं एशले बार्टी जी, ऑस्ट्रेलिया की हैं एशले बार्टी। इन्होंने शुरुआत कब की है? 2019 से फ्रेंच ओपन से शुरुआत की थी और उसमें ये जीती भी थी एशले बार्टी। और 19 से 21 में इनने विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं 2 साल के अंतराल में दोस्तों। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की ऐसी पहली महिला हैं जो ऑस्ट्रेलिया के 1980 के बाद ऑस्ट्रेलिया में पहली महिला नंबर 1 पर पहुंची है। ये उससे पहले क्रिकेट भी खेल चुकी हैं दोस्तों। 15-16 में क्रिकेट खेलती थी और 19 में उन्होंने इसमें टेनिस में भाग लिया। उसके बाद से ये 2 वर्षों के अंतराल में विश्व की फर्स्ट महिला बन गई हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। विंबलडन टेनिस के बारे में, ये 134वां था दोस्तों। विंबलडन 134वां था। इसमें पुरुष कौन जीता था? नोवाक जोकोविच जीता था। सर्बिया के रहने वाले हैं नोवाक जोकोविच। उपविजेता मात्तियो बेरेटिनी इटली का थे। महिला में एशले बार्टी जीती और उपविजेता रहे कैरोलिना प्लिस्कोवा। उपविजेता रहे चेक राज्य की थी। एशले बार्टी 1980 में एवोनी गुलागोंग के बाद विश्व की नंबर 1 बनने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी। इन्होंने नोवाक जोकोविच अपना 20वां ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद ये भी विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हो गए। और नोवाक जोकोविच ने रोजर फेडरर और राफेल नडाल की बराबरी कर ली है। ये दोनों भी 20-20 थे। रोजर फेडरर और राफेल नडाल 20-20 हैं, इनकी बराबरी कर ली है। 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है सबसे पहले फरवरी में। और इसकी शुरुआत कब से हुई है? ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई है 1905 से। ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है दोस्तों। फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई है 1891 से। ये मिट्टी में खेला जाता है, मिट्टी के कोर्ट पे होता है इसका। विंबलडन
विंबलडन दोस्तों इंग्लैंड में खेला जाता है। उसकी शुरुआत 1877 से हुई थी। ये घास के कोर्ट पे होता है। और यूएस ओपन सबसे लास्ट में यूएस ओपन होता है दिसंबर में जाके, तो ये न्यूयॉर्क में होता है। 1881 से शुरुआत हुई थी। ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन दोनों ही हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, ये पूछा जाता है। तो अभी 2021 में ये तीनों शुरू के ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन तीनों ही पुरुष एकल में जीते हैं नोवाक जोकोविच। तीनों ही नोवाक जोकोविच जीते हैं। और ऑस्ट्रेलियन वाला जीते हैं जापान के खिलाड़ी नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जीते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। और फ्रेंच ओपन जीते हैं बारबोरा क्रेजिकोवा, जो चेक गणराज्य की है। और तीसरा वाला जो विंबलडन है वो जीते हैं एशले बार्टी। तो हाल ही में किसने विंबलडन 2021 टेनिस पुरुष एकल का खिताब से जीता? तो ये अभी तक के सभी किसने जीते हैं? नोवाक जोकोविच ने जीते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन तीनों ही नोवाक जोकोविच ने जीते हैं, मारियो बैरेटिनी को हराकर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल में ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जाएगा दोस्तों बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया जाएगा ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव। तो इसके बारे में जानते हैं। ब्रिक्स दोस्तों B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया एंड I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका सदस्य देश हैं इसके 5। तो इसका गठन 2006 में दोस्तों किया गया था न्यूयॉर्क में। प्रथम सम्मेलन 2009 में किया गया। ये रूस में किया गया, रूस के येकतेरिनबर्ग में किया गया था पहला सम्मेलन ब्रिक्स का। अभी 2020 में 12वां सम्मेलन हुआ, वो कहाँ हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था 2020 में। अब 13वां सम्मेलन दोस्तों कहाँ होगा? इंडिया में होगा, न्यू दिल्ली में। इसकी थीम है ब्रिक्स @15। दोस्तों बेंगलुरु की बात करते हैं। तो बेंगलुरु में किन किन कंपनियों के मुख्यालय हैं? हमारे इसरो का, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है। उपग्रह केंद्र का भी मुख्यालय है, यूआरओ सैटेलाइट उपग्रह केंद्र जो है उसका मुख्यालय भी है। बागवानी अनुसंधान केंद्र है, क्षय रोग अनुसंधान केंद्र है और एस्ट्रोपिक्स और हेल का भी मुख्यालय है दोस्तों। सिलिकॉन वैली के रूप में बेंगलुरु को जाना जाता है, सिलिकॉन वैली के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 130 KWP सौर पैनल यानी कि 130 किलोवाट पावर वाले सौर पैनलों से ढका देश का पहला रेलवे स्टेशन बना है। सौर रेलवे स्टेशन 130। ये कौन सा बना है दोस्तों? विजयवाड़ा दोस्तों देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बना है जो 130 किलोवाट पावर के सौर पैनलों से ढका हुआ है। ये विजयवाड़ा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी के किनारे है दोस्तों। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। और दोस्तों सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला कौन सा बना है स्टेशन? ये गुवाहाटी बना है दोस्तों, गुवाहाटी। इसमें 700 मेगावाट की क्षमता से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वदेशी आस्था विभाग बनाने की घोषणा की है दोस्तों? स्वदेशी आस्था विभाग ये किसके लिए बनाया जा रहा है? ये आदिवासियों और जो अन्य स्वदेशी जाति संस्कृतियों का बचाव करने के लिए बनाया जा रहा है दोस्तों। आदिवासी और अन्य स्वदेशी समुदायों के लिए उनकी संस्कृति और प्रथाओं का रक्षा करने के लिए, उनकी बचाव करने के लिए बनाया गया है। किसने बनाया है? ये बनाया है दोस्तों असम सरकार ने। असम सरकार ने बनाने की घोषणा की स्वदेशी आस्था विभाग, असम सरकार ने।
तो असम ने की है। तो असम के बारे में जानते हैं। असम में 34 जिले हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा और राज्यपाल जगदीश जी मुखी हैं। असम में नेशनल पार्क बहुत ही मुख्य नेशनल पार्क पूछे जाते हैं दोस्तों असम के, जिसमें सबसे पहला तो यही है काजीरंगा नेशनल पार्क, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा मानस, और ये दोनों ही यूनेस्को में शामिल हैं दोस्तों। यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किए गए हैं दोनों ही, काजीरंगा और मानस। नामेरी नेशनल पार्क भी है, रायमोना है, राजीव गांधी राव हैं और डिब्रंस यानी खोवा है। इतने नेशनल पार्क हैं असम में। असम के लोक नृत्य ये बहुत चर्चित हैं, तो ये पूछे जाते हैं। बिहू है, ओजापल्ली है, बंगरूबा है, देवधानी है, भौरताल है और सत्तरिया है दोस्तों। सत्तरिया, और सत्तरिया ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों सत्तरिया असम का। और उत्सव मनाए जाते हैं, इसमें बिहू मनाया जाता है। इसमें बिहू में रंगोली बिहू होती है, ये वर्ष में 3 बार मनाया जाता है दोस्तों। अम्बुबाची उत्सव मनाया जाता है, अम्बुबाची का मेला लगता है। ये कामाख्या माता के मंदिर पे लगता है, कामाख्या देवी के मंदिर पे लगता है दोस्तों। तो अभी हाल ही में 2 साल से नहीं लग रहा है कोविड की वजह से। और इसकी पोशाक है असम की गमोशा, गमोशा पुरुष पहनते हैं गमोशा, और महिलाएं पहनती हैं मेखला चादर, महिलाएं पहनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज का 100% कवर किसने प्राप्त किया है? कौन सा राज्य या केंद्र शासित ऐसा है जिसने पहली डोज पूरी कर ली है 100% लोगों को? ये है दोस्तों लद्दाख। लद्दाख ने इसे 100% कर लिया है कोविड वैक्सीन की पहली डोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2020 जीती है? तो ये किसने जीती है दोस्तों? ये जीती है जेला अवंतगार्डे ने। ये अफ्रीकी मूल की अमेरिकन है, जेला अवंतगार्डे। इसने जीती है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग प्रतियोगिता बी, लेटर बी पर की गई थी जो 2020 की। दूसरे नंबर पर रही हैं दोस्तों चैत्र थुम्माला, और तीसरे पर रही हैं भावना मदनी। ये दूसरे पर रही और ये तीसरे पर रही हैं। पहले पर रही हैं जलावंत कार्ड है। ये दोनों ही दोस्तों भारतीय मूल के अमेरिकन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित किया जा रहा है दोस्तों? याक पर, याक यानी जो सांड होता है उस पर, उसकी ऊन निकालने के लिए दोस्तों ये किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। याक पर राष्ट्रीय उद्यान अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है। तो यह कहाँ बनाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में बनाया जा रहा है दोस्तों। अरुणाचल के दिरांग में बनाया जा रहा है अनुसंधान केंद्र याक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसके चारों ही ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, चारों ही ऑप्शन। तो मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड है दोस्तों, तो ये तो दिया गया था शंकर बालासुब्रमण्यम को और डेविड क्लरमैन को। इसका तो ये आंसर हो गया। बाकी ये 3 ऑप्शन भी हैं, ये भी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन जो ए है नितिन राकेश और जेरी विंड जी को एक इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इन्हें किस बुक के लिए दिया गया है? तो ये दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। और ऑप्शन बी है लाजलो लोवास एंड एवी बिंगरसन, तो इन्हें एबल प्राइज दिया गया है दोस्तों। एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है लाजलो लोवास और एवी बिंगरसन को। ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, मैथ के क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है एबल प्राइज। तो एबल प्राइज दिया गया है इन दोनों को। और ऑप्शन सी में
जीन फिलिप वासन एंड एनी लकाटन। एनी लकाटन है जो उन्हें दिया गया दोस्तों प्रित्जर पुरस्कार। प्रित्जर 2021 का प्रित्जर पुरस्कार उन्हें दिया गया है। ये तीनों डिटेल में लिख दिया है मैंने, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताएं हमें, और ऐसे देखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने घर के आसपास सफाई रखें और कोविड से बचें। थैंक यू दोस्तों।